हेलो। कैसे हैं सभी। आज आपके लिए और एक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी में हम देखेंगे एक पिता अपने शादी लायक बेटे के लिए अच्छी सी सुंदर सुशील बहू कैसे चुन पाया है। ये आपके लिए कहानी। चलिए कहानी में जाएंगे और सुनेंगे कहानी बहू का चुनाव। बहू का चुनाव। गंगानगर गांव में धर्मेंद्र नाम का एक रईस रहता था। वह हमेशा दूसरों की भलाई करता। उसका एक बेटा था विशाल। विशाल रूप गुण संपन्न था। उसकी उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी। धर्मेंद्र अपने घर में एक ऐसी बहू लाना चाहता था जो उसके बेटे की तरह रूप गुण संपन्न हो और घर की मर्यादाओं को आगे बढ़ाए। उसी गांव में त्रिलोक नामक एक व्यक्ति था। वह धर्मेंद्र का दोस्त भी था। वह घर पर लगाए गए करघों पर जरी की साड़ियां बनवाता और अड़ोस पड़ोस के गांवों में उन्हें धनी लोगों को बेचता। इसीलिए उसे गंगानगर के अड़ोस पड़ोस के गांवों में रहने वाले अनेक धनकों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। एक दिन त्रिलोक ने धर्मेंद्र से पूछा, सुना है तुम विशाल के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें एक दो लड़कियां बता सकता हूँ। एक तो सीतापुर में रामानंद की बेटी कमला है, काफ़ी सुंदर है। दूसरी लखीमपुर में विश्वेश्वर की बेटी सरिता है, वह भी अपनी ही उतनी ही सुंदर है। तुम और विशाल एक बार इन लड़कियों को देख लो, दोनों में से कोई भी विशाल के योग्य होगी। उधर रामानंद और विश्वेश्वर भी तुम्हारी तरह ही हर प्रकार से संपन्न है। यह रिश्ता बढ़िया रहेगा। त्रिलोक के कहे अनुसार धर्मेंद्र अपने बेटे के साथ दोनों गांवों में गया और वहां कमला और सरिता दोनों को देखा। दोनों एक दूसरे से बढ़कर थीं। विशाल किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अंतिम निर्णय अपने पिता पर छोड़ दिया। धर्मेंद्र भी अपने पुत्र की तरह असमंजस में पड़ गया और उसने इस मामले में अपने पुत्र त्रिलोक से मदद चाही। वह त्रिलोक से बोला, त्रिलोक, इन दोनों के बीच चुनाव करना तो एक समस्या बन गया है। दोनों अपनी अपनी तरह बेजोड़ हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि बाहरी सुंदरता शाश्वत नहीं होती। इसलिए शायद इन दोनों की परीक्षा लेना जरूरी हो और इस परीक्षा में जो पूरी उतरेगी वही मेरे बेटे की बहू बनने के योग्य होगी। कहो क्या ख्याल है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। त्रिलोक अपने मित्र की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। भाई, तुम्हारी ख्याति तो पहले ही काफ़ी है कि तुम धर्मनिष्ठ और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हो। तुम्हारी मदद करके तो मैं अपने को धन्य ही समझूंगा। बोलो कैसी मदद चाहिए। धर्मेंद्र ने त्रिलोक को सारी बात समझा दी। त्रिलोक जरी की नई साड़ियां लेकर सीतापुर पहुंचा। वहां पहले वह सेठ रामानंद के यहाँ गया। उसके आने की खबर पाकर कमला तुरंत बाहर आई और त्रिलोक से साड़ियां दिखाने के लिए बोली, बेटा, जैसे ही मेरी साड़ियां तैयार होती हैं मैं पहले तुम्हारे पास ही लाता हूँ। लो देखो। और यह कहकर वह उसे एक एक साड़ी दिखाने लगा। जरी की नई साड़ियां देखकर कमला खुशी से फुरफुरा उठी। तब त्रिलोक ने खुद ही एक साड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो बेटी, गजब की चीज है, बहुत शानदार जरी है इसकी, पहनेगी तो याद करोगी। कमला ने वह साड़ी ले ली और बोली, पर इसके साथ चोली का कपड़ा तो है ही नहीं। खैर, चोली का कपड़ा भी रहता तो बढ़िया होता। इस पर त्रिलोक अपना सर खुजलाने लगा। फिर बोला, क्षमा करना बेटी, वह कपड़ा तो करघे पर है, उसे तैयार होने में 10 दिन लगेंगे। तैयार होते ही ले आऊँगा। और साड़ी के दाम लेकर वह वहाँ से चला गया। सीतापुर से वह लखीमपुर पहुंचा। वहां उसकी भेंट विश्वेश्वर की बेटी सरिता से हुई। सरिता को भी वे साड़ियां पसंद आई और उसे भी उसने एक साड़ी देते हुए कहा, यह साड़ी बहुत बढ़िया है, पहनोगी तो याद रखोगी, पर इसके साथ का चोली का कपड़ा 1 हफ्ते में तैयार होगा। तुम कहीं और ना खरीदना, मैं खुद ही तुम्हें पहुंचा दूंगा। सरिता ने साड़ी के दाम चुकता कर दिए और त्रिलोक अपने गांव लौट आया।
फिर 2 हफ्ते बाद वह चोली का कपड़ा लेकर वापस उनके पास गया। पहले वह कमला के पास पहुंचा और उसने बोला, बेटी तुम्हारी साड़ी से मेल खाती चोली का कपड़ा ले आया हूँ, देख लो। इसकी जरूरत नहीं त्रिलोक चाचा, कमला बोली, मैंने कहीं और से उस कपड़े का इंतजाम कर लिया था। ठीक है बेटी, चलता हूँ, त्रिलोक उसे संबोधित करते हुए बोला और फिर वह लखीमपुर की ओर बढ़ चला। लखीमपुर वह अभी मुश्किल से पहुंचा ही था कि सरिता की नज़र उस पर पड़ी और वह बोली, कपड़ा ले आए चाचा? हाँ बेटी, ले तो आया हूँ, पर कुछ दिन की देर हो ही गई। कहीं तुमने कहीं और से तो नहीं ले लिया? त्रिलोक ने प्रश्न किया। तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो चाचा, सरिता ने हंसते हुए कहा। चोली का कपड़ा तो पहले ही साड़ी के साथ था, तुमने शायद देखा ही नहीं। यह देखो। और उसने कपड़े का वह टुकड़ा उसके सामने रख दिया। फिर बोली, साड़ी के दाम तो तुमने ले लिए थे, इस कपड़े के दाम नहीं लिए थे, वह भी ले लो। अरे उम्र ढल रही है ना, इसीलिए। त्रिलोक हंसने लगा और फिर उसने उस कपड़े के टुकड़े को दाम भी ले लिए और वह से तुरंत अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचकर त्रिलोक सीधे धर्मेंद्र के यहाँ पहुंचा और कमला तथा सरिता को लेकर जो उसके साथ बीता था उसे कह सुनाया। त्रिलोक की बात सुनकर धर्मेंद्र हंसने लगा। वाह, समस्या का हल मुझे मिल गया। अब तो अच्छा मुहूर्त निकलवा कर मंगनी के लिए चलना होगा। लेकिन लड़की कौन सी पसंद थी, यह तो बताओ। त्रिलोक आश्चर्य से भर उठा। साड़ियाँ तुमने दोनों को वैसे ही दी थी ना? धर्मेंद्र ने प्रश्न किया। बिल्कुल, त्रिलोक का उत्तर था। और तुम यह भी जानते थे कि उन दोनों की दोनों ही साड़ियाँ के साथ चोली का कपड़ा है? धर्मेंद्र ने फिर प्रश्न किया। हाँ, त्रिलोक ने उत्तर दिया। तब धर्मेंद्र ने मित्र की तरह एकटक देखा। अरे, अब समझा, त्रिलोक बोला, तुम्हारी बहू सरिता बनेगी। बेशक, धर्मेंद्र का उत्तर था, क्योंकि वह सुंदर होने के साथ साथ ईमानदार भी है। कमला तो चोली के कपड़े को ऐसे ही हड़प जाना चाहती और इसीलिए उसने बात बनाई कि उसने कहीं और से इंतजाम कर लिया है। खैर छोड़ो, अब यह बताओ कि क्या दाम थे उस कपड़े के जो कमला को तुमने दिया? क्या तुम उसके दाम चुकाओगे? त्रिलोक ने प्रश्न किया। क्या तुम बहू के चुनाव में मेरी थोड़ी सी भी मदद लेना नहीं चाहते? इस पर धर्मेंद्र ने उसे गले लगा लिया और दोनों मित्र विशाल का विवाह की तैयारी में लग गए। ये है कहानी बहू का चुनाव। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आप सबको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हर एक दिन एक एक कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाइए। आपके बच्चों को भी कहानियाँ सुनाइए।